सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है, जिसके 8 भाग हैं और 9वां भाग है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। अभी तक 6 शीर्षक इसके पूरे हो गए हैं, जो कि 2 भागों में वीडियो बन चुकी है, और ये तीसरा भाग है और अंतिम भाग है। इसमें 7वां भाग है विदाई संभाषण। ये विदाई संभाषण बहुत सारे बोर्डों की परीक्षाओं में और सिलेबस में लगा हुआ है, और ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से और कंपटीशन के दृष्टि से, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है विदाई संभाषण ये शीर्षक। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत में आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासन का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिर अस्थायी वायसराय हो भी जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ता देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माई लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, पर आप आए, और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। अब बैर भाव छोड़कर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन भंगड़ ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थीं। उनमें एक अधिक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं की बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ के मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी सुखी न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा दुख है। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन के चिराग रगड़कर और अब्दुल हसन के
अबुल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाएं थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब राजा रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा और चवर छत्र आदि सामान सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे मान गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वेक्शन में वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी जलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने के सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा से के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरा रखा गया। ओह, इतने बड़े माइलार्ड का यह दर्जा हुआ कि एक फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको इसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा गया, उल्टा उन्हीं के निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इस देश के वासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कर्मों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चय ही मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उससे दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। एक काम ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद्द छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घसोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो ऐसा बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जा के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ा कर बंग विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने वहाँ भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नारदी से भी बढ़कर आपकी जिद्द है। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिद्द से प्रजा के जी में दुख नहीं होता। आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद्द का फल नहीं देख लिया।
उसने देख लिया कि आपकी जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया। आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसके शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर, पराधीनता सह कर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इसकी तज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदार से लेकर उससे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा आनंद आता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, माई कि जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अब आगे मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश का फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। यह छपा था विदाई संभाषण 2 सितंबर 1905 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। अब इसका 8वां भाग है, 8वां शीर्षक है बंग विच्छेद। 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राजप्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। भंगड़ लोगों के पिछले रगड़े की भांति यही माय लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब अच्छी तरह भंग घुटकर तैयार हो जाने पर भंगड़ आनंद से उस पर एक और रगड़ लगाता। भंगड़ जीवन में उससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं होता। माय लॉर्ड के भारत शासन जीवन में भी इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई न होगी, जिसे पूरी होते देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छिन्न कर डालने पर भी उससे अटके रहे। माय लॉर्ड को इस देश में जो कुछ करना था वह पूरा कर चुके थे, यहाँ तक कि अपने सब इरादों को पूरा करते करते अपने शासनकाल की तीसरी भी आपने ही कर कमल से कर चुके थे। जो कुछ करना बाकी था वह यही बंग विच्छेद था। वह भी हो गया। आप अपनी अंतिम कीर्ति की ध्वजा अपने हाथों से उड़ा चले और अपनी आँखों को उसके प्रिय दर्शन से सुखी कर चले। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने शासनकाल की रकाबी में बहुत सी कड़वी कसैली चीज़ें चख जाने पर भी आप अपने लिए मधुरेण समापयेत कर चले, यही गनीमत है। अब कुछ करना रह गया हो तो उसके पूरा करने की शक्ति माय लॉर्ड में नहीं। आपके हाथों में इस देश का जो बुरा भला होना था वह हो चुका। एक ही तीर आपके तरकस में और बाकी था, उससे आप बंग भूमि का वक्ष स्थल छेद कर चले। बस यहाँ आकर आपकी शक्ति समाप्त हो गई। इस देश की भलाई की ओर तो आपने उस समय भी दृष्टि न की जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुराई करने की शक्ति भी आप में नहीं रही। इससे यहाँ के लोगों को बहुत ढाढ़स मिला। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी के सबसे पुराने देश की प्रजा ने बारंबार देखे हैं।
महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्मद दुर्योधन को अश्वत्थामा की यह वाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ था कि मैं पांचों पांडवों के सिर काट कर आपके पास लाया हूँ। इसी प्रकार सेना रूपी महाभारत में जंगी लाट किचनर रूपी भीम की विजय गाथा से जर्जरित होकर पदच्युत हृदय में पड़े इस देश के माइलाड को इस खबर ने बड़ा हर्ष पहुंचाया कि अपने हाथों से श्रीमान को बंग विच्छेद का अवसर मिला। इसी महाहर्ष को लेकर माइलाड इस देश से विदा होते हैं, ये बड़े संतोष की बात है। अपनों से लड़कर श्रीमान की इज्जत गई या श्रीमान ही गए, उसका कुछ ख्याल नहीं। भारतीय प्रजा के सामने आपकी इज्जत बनी रही, यही बड़ी बात है। इसके सहारे स्वदेश तक श्रीमान मोछों पर ताव देते चले जा सकते हैं। श्रीमान के ख्याल के से शासक इस देश ने कई बार देखे हैं। 500 से अधिक वर्ष हुए तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़कर दौलताबाद बसाया था। पहले उसने दिल्ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दौलताबाद में जाकर बसो। जब प्रजा बड़े कष्ट से दिल्ली को छोड़कर वहां जा बसी तो उसे फिर दिल्ली लौट आने का हुक्म दिया। इस प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली अर्थात श्रीमान मुहम्मद तुगलक के दौलताबाद और अपने वतन के बीच में चकराना और तबाह होना पड़ा। हमारे इस समय के माइलाड ने केवल इतना ही किया कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद होने का हुक्म तो नहीं दिया। जो प्रजा तुगलक जैसे शासकों का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आजकल के माइलाड के एक ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब ज्यों का त्यों है। बंगदेश की भूमि जहाँ थी वहीं है और उसका हर एक नगर और गांव जहाँ था वहीं है। कलकत्ता उठकर चिरापुंजी के पहाड़ पर नहीं रख दिया गया, शिलांग उड़कर हुगली के पुल पर नहीं आ बैठा, पूर्व और पश्चिम बंगाल बीच में कोई नहर नहीं खुद गई और दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई चीन की सी दीवार नहीं बन गई। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग हो जाने पर भी अंग्रेजी शासन में ही बना हुआ है। पश्चिम बंगाल भी पहले की भांति उसी शासन में है। किसी बात में कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली ख्याली लड़ाई है। बंग विच्छेद करके माइलाड ने अपना एक ख्याल पूरा किया, इस्तीफा देकर भी एक ख्याल ही पूरा किया और इस्तीफा मंजूर हो जाने पर इस देश में पड़े रहकर श्रीमान का प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र है। कितने ही ख्याल इस देश में अपना ख्याल पूरा करके चले गए। 200 साल पहले एक शासक ने इस बंग देश में 1 रुपये के 8 मन धान बिकवा कर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देश में बिकवा कर इस देश के धन धान्य पूर्ण होने का परिचय देगा, उसको मैं अपने से अच्छा शासक समझूंगा। वह शासक भी नहीं है, उसका समय भी नहीं है। कई एक शताब्दियों के भीतर इस भूमि ने कितने ही रंग पलटे हैं, कितने ही इसकी सीमाएं हो चुकी हैं, कितने ही नगर इसकी राजधानी बनकर उजड़ गए हैं। गौड़ के जिन खंडरों में अब उल्लू बोलते और गीदड़ चिल्लाते हैं, वहाँ कभी बांके महल खड़े थे और वहीं बंगदेश का शासक रहता था। मुर्शिदाबाद जो आज एक लूटा हुआ सा शहर दिखाई देता है, कुछ दिन पहले इसी बंगदेश की राजधानी था और उसकी चहल पहल का कुछ ठिकाना था। जहाँ घसियारे घास खोदा करते थे और वहाँ आज कलकत्ता जैसा महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एकाध नगर ही निकल सकता है। अब माइलाड के बंग विच्छेद से ढाका, शिलांग और चटगांव में से हर एक राजधानी का सेहरा बंधवाने के लिए सिर आगे बढ़ता है। कौन जाने इनमें से किसके नसीब में क्या लिखा है और भविष्य क्या क्या दिखाएगा। 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का एक शासक कह गया है, सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझ कर चले गए, परंतु वह किसी के भी साथ नहीं गए। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए। अब तो लोग इसके अंश के अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राज और कहलाता है। यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़ कर इस छोटे से ढेल के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि इस
देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया था। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासन काल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ का शासन भार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और न त्यागने का लोभ संवरण न कर सका। यह बंग का विच्छेद नहीं, बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए, वरंच और युक्त हो गए। जिन्होंने गत 16 अक्टूबर का दृश्य देखा है वे समझ सकते हैं कि बंग देश या भारतवर्ष में नहीं, पृथ्वी भर में वह अपूर्व दृश्य था। आर्य संतान उस दिन अपने प्राचीन वेश में विचरण करती बंग भूमि ऋषि मुनियों के समय की आर्य भूमि बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्ति ने उसको उस दिन एक राखी से बांध दिया। बहुत काल के पश्चात भारत संतान को होश हुआ कि भारत की मिट्टी वंदना के योग्य है। इसी से वे एक स्वर से वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठे। बंगाल के टुकड़े नहीं वरंच भारत के अन्य अन्य टुकड़े भी बंग देश से आकर चिमटे जाते हैं। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेल को हमारे माइलाड विच्छिन्न किए जाते हैं। वह इस देश के राजा प्रजा का मेल है। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र और शासनकाल ने इस देश की प्रजा के जी में यह बात जमा दी थी कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर और उसका मन रखकर शासन करना जानते हैं, और वह रंग के नहीं योग्यता के पक्षपाती हैं। केनिंग और रिपन आदि उदार हृदय शासकों ने अपने सुशासन के इस भाव की पुष्टि की थी। इस समय के महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र था। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते, विशेषकर दुर्बल भारतवासियों की चिल्लाहट का उनके जी में कुछ भी वजन नहीं। इससे 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ न सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले, उसी माइलाड के हाथ से 2 टुकड़े कराए, जिसके कहने से उसने केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया और उसके लिए माइलाड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जी में यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्ति भाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना गाना वृथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। बंग विच्छेद से हमारे महाप्रभु सरदस्त राजा प्रजा में यही भाव उत्पन्न करा चले, किंतु हाय, इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं है। महाप्रभु तो ध्यान देने के योग्य ही कहाँ। ये छपा हुआ था 21 अक्टूबर 1905 को, बंग विभाजन शीर्षक भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। अब इसका अंतिम भाग है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। ये 8 भाग गीत है शिवशंभू के चिट्ठे में, और 9वां है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। चलिए इसे देखते हैं। भगवान करे श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो, मैं इस भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, इसका अन्न फल मूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला, नहीं तो उपवास कर जाने वाला, यदि कभी कुछ भांग प्राप्त हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न होने वाला, जवानी बिताकर बुढ़ापे की ओर फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला, और एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि की वंदनीय मिट्टी में मिलकर चिर शांति लाभ करने की आशा रखने वाला शिव शंभू शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेके श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस देश की प्रजा श्रीमान का हृदय से स्वागत करती है। आप उसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए हैं। 5 साल तक इस देश के 30 करोड़ प्रजा के रक्षण पालन और शासन का भार राजा ने आपको सौंपा। इससे यहाँ की प्रजा आपको राजा के तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है और आपके इस महान पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हर्ष प्रकाश करती है। भाग्य से आप इस देश की प्रजा के शासक हुए, अर्थात यहाँ की प्रजा की इच्छा से आप यहाँ के शासक नियत नहीं हुए। न यहाँ की प्रजा उस समय तक आपके विषय में कुछ जानती थी, जबकि उसने श्रीमान के इस नियोग की खबर सुनी। किसी को श्रीमान की ओर कुछ भी गुमान न था। आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की वर्षा की भांति अचानक आ गिरी। अब भी यहाँ की प्रजा श्रीमान के विषय में कुछ नहीं समझी है, तथापि उसे आपके नियोग से हर्ष हुआ। आपको पाकर वह वैसी ही प्रसन्न हुई है जैसे डूबता था पाकर प्रसन्न होता है। उसने सोचा है कि आप तक पहुँच जाने से उसकी सब विपदों की इति हो जाएगी। भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है, जो लोग श्रीमान तक पहुँच सके
उन्होंने श्रीमान से भी एक गहरा संबंध निकाल लिया। वे लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपको आपके बड़ों में से एक महानुभाव यहाँ का शासन कर गए। उससे भारत का शासक होना आपके लिए कोई नई बात नहीं। वे लोग ये साथ ही यह भी कहते हैं कि 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो बड़े प्रजापालक थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। यह कहकर वह श्रीमान से भी अच्छे शासन और प्रजा रंजन रंजन की आशा रख जानते। पर यह संबंध बहुत दूर का है। 100 साल पहले की बात का कितना प्रभाव हो सकता है नहीं कहा जा सकता। उस समय की प्रजा में से एक आदमी जीवित नहीं जो कुछ उस समय की आंखों देखी कह सके। फिर यह भी कुछ निश्चय नहीं कि श्रीमान अपने उस बड़े शासन के विषय में वैसा ही विचार रखते हो जैसा यहाँ के लोग कहते हैं। यह भी निश्चय नहीं कि श्रीमान को 100 साल पहले की शासन नीति पसंद होगी या नहीं, तथा उसका कैसा प्रभाव श्रीमान के चित्त पर है। हाँ, एक प्रभाव देखा कि श्रीमान के पूर्ववर्ती शासक ने अपने अपने से 100 साल पहले के शासक की बात स्मरण करके उस समय की पोशाक में गवर्नमेंट हाउस के भीतर एक नाच डालता था। सारांश यह कि लोग जिस ढंग से श्रीमान की बड़ाई करते हैं वह एक प्रकार की शिष्टाचार की रीति पूरी कर रहे हैं। आपकी असली बड़ाई का मौका अभी नहीं आया, पर वह मौका आपके हाथ में विलक्षण रूप से है। श्रीमान कुछ देश में अभी यदि अज्ञात कुल नहीं तो अज्ञातशील अवश्य है। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है। इसी से वह दौड़कर आपके द्वार पर जाते हैं। यह कदापि न समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं। वह जैसे आंखों पर पट्टी बांधे जाते हैं वैसे ही चले आते हैं। जिस अंधेरे में है उसी में रहते हैं। अब यह कैसे मालूम हो कि जिन बातों को कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट ही मानते हों, अथवा आपके पूर्ववर्ती शासक ने जो काम किए हैं आप भी उन्हें अन्यान्य भरे काम मानते हों। साथ ही एक और बात है, प्रजा के लोगों की पहुंच श्रीमान तक बहुत कठिन है, पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका है और जो कहना था वह कह गया। कैसे जाना जाए कि आप उसकी बात पर ध्यान न देकर प्रजा की बात पर ध्यान देंगे। इस देश में पदार्पण करने के बाद जहां आपको जरा भी खड़ा होना पड़ा वहीं उन लोगों से घिरे हुए रहे जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासक का शासन पसंद है, उसकी बात बनाई रखने की को अपनी इज्जत समझते हैं। अब भी श्रीमान चारों ओर से उन्हीं लोगों के घेरे में हैं। कुछ करने धरने की बात तो अलग रहे, श्रीमान के विचारों को भी इतनी स्वाधीनता नहीं कि उन लोगों के बिठाए चौकी पहरे को जरा भी उल्लंघन कर सकें। तीस पर गजब यह कि श्रीमान को इतनी भी खबर नहीं कि श्रीमान की स्वाधीनता पर इतने पहरे बैठे हुए हैं। हाँ, यह खबर हो जाए तो वह हट सकते हैं। जिस दिन श्रीमान ने इस राजधानी में पदार्पण किया उसका सौभाग्य बढ़ाया, उस दिन प्रजा के कुछ लोगों का समूह सड़क के किनारों पर खड़ा होकर श्रीमान को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया। इसके लिए पुलिस पहरे वालों की गली में घुसे और धक्के भी बर्दाश्त किए। बस उन लोगों ने श्रीमान के श्रीमुख की एक झलक देख ली। कुछ कहने सुनने का अवसर उन्हें न मिला, न सहज में मिल सकता था। हुजूर ने किसी को बुलाकर कुछ पूछताछ न की, न सही उसका कुछ अरमान नहीं, पर जो लोग दौड़कर कुछ कहने सुनने की आशा से हुजूर के द्वार तक गए थे उन्हें भी उल्टे पांव लौट आना पड़ा। ऐसी आशा अंततः प्रजा को आपसे न थी। इस समय वह अपनी आशा के खड़े होने के लिए स्थान नहीं पाती। एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माता से खाने को रोटी मांग रहा था। सौतेली माँ कुछ काम में लगी थी। लड़के के चिल्लाने से तंग होकर उसने उसे एक बहुत ऊंचे ताक में बिठा दिया। बेचारा भूख और रोटी दोनों को भूल नीचे उतार लेने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे ऊंचे ताक से गिरकर मरने का भय हो रहा था। इतने में उस लड़के का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ा कर नीचे उतार लेने की प्रार्थना की, पर सौतेली माता ने पति को डांट कर कहा, खबरदार, इस शरीर लड़के को वहीं टंगे रहने दो। इसने मुझे बड़ा दिक दिया है। इस बालक की सी दशा इस समय देश की प्रजा की है। श्रीमान से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती। जो अत्याचार उस श्रीमान के पधारने के कुछ दिन पहले से आरंभ हुआ है उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती। बस
इतने ही में श्रीमान प्रजा को प्रसन्न कर सकते हैं। सुनाम पाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है। यदि श्रीमान को उसकी कुछ परवाह हो। आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बल को परम कष्ट देती है। श्रीमान ने इस देश में पदार्पण करके बम्बई में कहा और यहाँ भी एक बार कहा कि अपने शासन काल में श्रीमान इस देश में सुख शांति चाहते हैं। इससे यहाँ की प्रजा को बड़ी आशा हुई थी वह ताक से नीचे उतार ली जाएगी, पर श्रीमान के दो एक कामों तथा काउंसिल के उत्तर ने उस आशा को ढीला कर डाला है। उसे ताक से उतरने का भरोसा भी नहीं रहा। अभी कुछ दिन हुए आपके एक लफटंट ने कहा था, मेरी दशा उस आदमी की सी है जिसकी एक हिंदू और एक मुसलमान दो जोरू हैं। हिंदू जोरू नाराज रहती है और मुसलमान जोरू प्रसन्न। इससे वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीबी से खूब प्रेम करने लगे। श्रीमान के उस लफ्टनंट की ठीक वैसी दशा है या नहीं कहा नहीं जा सकता, पर श्रीमान की दशा ठीक उस लड़के के पिता की सी है जिसकी कहानी ऊपर कही गई है। उधर उसका लड़का ताक में बैठा नीचे उतरने के लिए रोता है और इधर उसकी नवीन सुंदरी स्त्री लड़के को खूब खूब डराने के लिए पति पर आंखें लाल करती है। प्रजा और प्रेस्टीज दो ख्यालों में श्रीमान फंसे हैं। प्रजा ताक का बालक है और प्रेस्टीज नवीन सुंदरी पत्नी जिसकी बात रखेंगे। यदि दया और वात्सल्य भाव श्रीमान के हृदय में प्रबल हो तो प्रजा की ओर ध्यान होगा, नहीं तो प्रेस्टीज की ओर ढलकना ही स्वाभाविक है। अब यह श्रीमान ही विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की ओर। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज की। यदि आपके आपके ख्याल में प्रजा रूपी लड़का ताक में बैठा रोया करे और उतारो उतारो पुकारा करे, इसी में उसका सुख और शांति है, तो उसे ताक में टंगा रहने दीजिए जैसा कि इस समय रहने दिया है। यदि उसे वहां से उतार कर कुछ खाने पीने को देने में सुख है तो वैसा किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उसकी विमाता को प्रसन्न करके उसे उतरवा लिया जाए। इसमें प्रजा और प्रेस्टीज दोनों की रक्षा है। जो बात आपको भली लगे वही कीजिए, जिसे कर्तव्य समझिए वही कीजिए। इस देश की प्रजा को अब कुछ कहने सुनने का साहस नहीं रहा। अपने भाग्य पर उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थना के स्वीकार होने का विश्वास नहीं। उसे अपने को निराशा के हवाले कर दिया है। एक विनय और भी साथ साथ किया जाता है कि इस देश में श्रीमान जो चाहे बेखटके कर सकते हैं। किसी बात के लिए विचारने या सोच में जाने की जरूरत नहीं। प्रशंसा करने वाले अब और चलते समय बराबर आपको घेरे रहेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कैसे सुंदर बास्केटों में रखकर लंबी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। श्रीमान उन्हें बुलाते भी नहीं, किसी प्रकार की आशा भी नहीं दिलाते, पर वे आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब इस देश को छोड़कर जाएंगे तो हुजूर वाला को बहुत से एड्रेस उन लोगों से मिलेंगे जिनका हुजूर ने कभी कुछ भला नहीं किया। बहुत लोग हुजूर की एक मूर्ति के लिए खनाखन रुपए गिने देंगे, जैसा कि हुजूर के पूर्ववर्ती वायसराय की मूर्ति के लिए गिने जा रहे हैं। प्रजा उस शासक की कड़ाई के लिए लाख रोती है, पर इसी देश के धन से उसकी मूर्ति बनती है। विनय हो चुका। अब भगवान से प्रार्थना है कि श्रीमान का प्रताप बढ़े, यश बढ़े और जब तक यहाँ रहें आनंद से रहें। यहाँ की प्रजा के लिए जैसा उचित समझे करें। यद्यपि इस देश के लोगों की प्रार्थना कुछ प्रार्थना नहीं, पर प्रार्थना की रीति है, इससे की जाती है। ये प्रकाशित हुआ था लॉर्ड मिंटो का स्वागत भारत मित्र में 23 सितंबर 1905 को। तो ये ख़त्म होता है, संपूर्ण आज होता है श्री शंभू के चिट्ठे, जो कि 3 भागों में ये वीडियो है, सभी प्लेलिस्ट में लगी हुई है। आप एक साथ सारे निबंधों को वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पहली बार चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे जरूर शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे मेरे FB पेज पर और मेरे टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।